Hello students, myself Dr. Shilpa Nagori, Dr. भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज निम्बाहेड़ा। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र में भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज को समझना चाहता है तो उसे दो परिप्रेक्ष्यों में से एक को सामने रखकर इसे समझना होगा। ये दो परिप्रेक्ष्य हैं भारत विद्याशास्त्रीय अथवा पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य तथा क्षेत्र आधारित परिप्रेक्ष्य यानी कि फील्ड व्यू। भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को समझने हेतु उन ग्रंथों एवं महाकाव्यों की सहायता ली जाती है जिनमें भारतीय समाज का विशद चित्रण किया गया है। इनमें भारतीय समाज का जो चित्र प्रस्तुत किया गया है वह एक आदर्श चित्र है तथा जिसके अस्तित्व के बारे में विद्वानों में मतैक्य का अभाव पाया जाता है। यह दृष्टिकोण अध्ययन का आदर्शात्मक परिप्रेक्ष्य भी कहा गया है। इसके समर्थक विद्वान परंपरागत भारतीय दर्शन तथा चिंतन से अत्यधिक प्रभावित रहे हैं तथा वे सामाजिक व्यवस्था के नैतिक व धार्मिक नियमों की पुनर्स्थापना पर बल देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थकों की मान्यता है कि आधुनिक भारत संस्थाओं की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त तथ्यों के द्वारा ही संभव होती है तथा ग्रंथ जितना प्राचीन होगा उतना ही वह प्रामाणिक होगा। यह परिप्रेक्ष्य ऐतिहासिक पद्धति पर भी बल देता है जिसमें घटनाओं या परिस्थितियों का अध्ययन उनके विशेष प्रारंभिक कारकों का पता लगाकर किया जाता है। भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की कुछ मौलिक मान्यताएं हैं। किसी भी समाज का अध्ययन उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत को समझे बिना संभव नहीं है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत का अध्ययन उस समाज के धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों द्वारा ही संभव है। धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों में वर्णित सामग्री ही संबंधित समाज का आदर्श चित्रण कर सकती है। भारत में समाजशास्त्र के साथ गोविंद सदाशिव गुर्य का नाम बड़े सम्मान के साथ से जुड़ा हुआ है। वे भारत की प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने भारत में न केवल समाजशास्त्र को दृढ़ता से स्थापित किया वरन कई ऐसे छात्र भी प्रदान किए जिन्होंने देश के विभिन्न भागों में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की एवं समाजशास्त्रीय शोध एवं सिद्धांतों के द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य को समृद्धि प्रदान की। जीएस गुर्य जो हैं वो पाठ्य परिदृश्य के प्रमुख समाजशास्त्रियों के में आते हैं। इनका जो अध्ययन का आधार था वह पाठ्य परिदृश्य रहा है, इसलिए सबसे पहले हम जीएस गुर्य के बारे में पढ़ेंगे। जीएस गुर्य का जीवन परिचय। गुर्य का जन्म दिनांक 12 दिसंबर 1893 में महाराष्ट्र के मालवा क्षेत्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका शैक्षणिक जीवन प्रारंभ से ही उच्च कोटि का रहा। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण की। उन्होंने 1919 में संस्कृत एवं बाद में इंग्लिश में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से फर्स्ट क्लास में गोल्ड मेडल प्राप्त कर एमए की परीक्षा प्राप्त की। 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय पढ़ाने के लिए पैट्रिक गिब्स को आमंत्रित किया। उस समय गुर्य एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में संस्कृत के प्राध्यापक थे और कोई नहीं जानता था कि वे एक दिन समाजशास्त्री बन जाएंगे। 1924 में वे मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर उन्होंने काम किया। उसके साथ ही 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की और उसके तत्वाधान में 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। गुर्य के लेखन में इतिहास, मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्रीय परंपराएं विद्यमान हैं। उन्होंने स्वयं ही नहीं बल्कि कई छात्रों को अनुभवाश्रित अध्ययन एवं अनुसंधान करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत के अनेक समाजशास्त्र के अध्यापकों को शिक्षा प्रदान की। गुर्य ने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और कई कृतियों की रचना की। इसमें से प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गॉड एंड मैन एंड इंडियन साधुज। इसके अलावा भी उनकी कई सारी पुस्तकें हैं जिनका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का वर्णन किया है। अब हम गुर्य का भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। उन्होंने किन किन पर काम किया है और क्या क्या काम किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गुर्य के जाति प्रथा पर विचार। गुर्य ने
जाति की परिभाषा न देते हुए उन्होंने जाति की विशेषताएं बताई हैं। प्रोफेसर गुरिये ने जाति से संबंधित अपने विचारों की विस्तृत व्याख्या है जो है वो कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक कृति में की है। उन्होंने जाति को परिभाषित न करते हुए उसकी 6 विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। खंडात्मक विभाजन से तात्पर्य कि एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित हो जाती है, जिसमें समाज खंडों के अंदर विभक्त हो जाता है। जाति में संसरण पाया जाता है। जिस तरह से आप रैंकिंग सिस्टम को समझ सकते हैं, रैंकिंग सिस्टम को ही हम संसरण कह सकते हैं। तो जो भारत में जो जातियों का संसरण था वो इस प्रकार था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले स्थान पर ब्राह्मण आते हैं, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। तीसरी विशेषता जाति की है भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भोजन एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध था। उच्च जाति के जो व्यक्ति थे वो निम्न जाति के व्यक्तियों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाते थे और उनके साथ में नहीं रहते थे। नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं वहाँ पर पाई गई थी। धार्मिक स्थानों पर उनका जाना, निम्न जाति के लोगों को जाना प्रतिबंधित था। नागरिक निर्योग्यताएं जैसे कि सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर उनका जाना प्रतिबंध था। व्यवसाय पेशे की अप्रतिबंधित चुनने का प्रभाव। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई व्यवसाय नहीं कर पाता था। जिस जाति में उसने जन्म लिया है उसी जाति के अंदर वो अपना व्यवसाय चुनेगा, उसी जाति का व्यवसाय वो करेगा। जिस तरह से उसने अगर सुनार के घर में जन्म लिया है तो वो सोने का व्यवसाय करेगा। जिस तरह से उसने मोची के घर में जन्म लिया है तो वो जूते ही बनाएगा। इस तरह से जाति जो है वो व्यवसाय और पेशे के प्रतिबंधित चुनने का प्रभाव था। विवाह संबंधी प्रतिबंध, यानी कि हर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति के अंदर ही विवाह कर सकता था। अंतर जाति विवाह उस समय प्रचलित नहीं था। जाति की उत्पत्ति पर गुरिये के विचार। प्रोफेसर गुरिये ने जाति की उत्पत्ति के प्रजातीय सिद्धांत एवं ब्राह्मणों की चतुर्व्यक्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका मत है कि आर्य और अनार्य, यानी कि आर्य और द्रविड़ के प्रजातियों एवं सांस्कृतिक संपर्क के कारण जाति प्रथा का जन्म हुआ। रक्त की शुद्धता की भावना के कारण उनमें कई उच्च व निम्न समूह बन गए। ब्राह्मणों ने अपने समूह को दूसरे समूह के मिश्रण से मुक्त रखने के लिए ऐसे नियम बनाए जिसके द्वारा ब्राह्मण पुरुष तथा क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्त्रियों से उत्पन्न संतानों के भिन्न भिन्न परिस्थितियां उनको प्रदान की गई और कालांतर में ये समूह जातियों के रूप में परिवर्तित हो गए। ब्राह्मणों ने उनके हाथ का बना हुआ भोजन करने एवं जल ग्रहण करने पर भी रोक लगा दी। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ब्राह्मणों को अपने आप को शुद्ध बनाए रखना तथा अपने बौद्धिक मान को, वैदिक मान को बनाए रखना था। कुछ अपनी उच्चता के अभिमान के कारण भी था। गुरिये लिखते हैं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि भारत में जाति भारतीय आर्य संस्कृति के ब्राह्मण संतान है, जिसका लालन पालन गंगा तथा यमुना के प्रदेशों में हुआ और वहां से इसे देश के अन्य भागों में स्थानांतरित किया गया। अस्पृश्यता एवं अनुसूचित जाति पर गुरिये के विचार। गुरिये लिखते हैं कि मैं अनुसूचित जातियों की परिभाषा उन समूहों के रूप में करता हूं जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूचित आदेश में दिया गया है। 1935 में अनुसूची जारी की गई, उनमें उसके हिसाब से अस्पृश्यता एक अवधारणा है जो इन आधार पर मानी जाती है कि किसी व्यक्ति को छूने मात्र से वह अपवित्र हो जाएगा, वह पवित्रता के लिए कई सारी क्रियाविधि को करना पड़ेगा। गुरिये अस्पृश्य जातियों की उत्पत्ति के लिए प्रजातीय कारकों एवं धर्म एवं शुद्धता के विचारों को उत्तरदायी मानते हैं। उनका मानना है कि व्यवसाय ने भी अस्पृश्यता को तय किया है। अस्पृश्यता को जन्म देने में प्रजातीय भेद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्यों ने द्रविड़ों को परास्त कर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध किया व द्रविड़ों को निम्न जाति के रूप में सामाजिक स्थिति प्रदान की। इन निम्न जातियों को अस्पृश्य माने जाने लगा। इस अस्पृश्यता के पीछे सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक निर्योग्यताएं भी अनुसूचित जातियों को प्राप्त हुई। अस्पृश्य जातियों को अशुद्ध व्यवसाय सौंपे गए। वर्ग व्यवस्था पर गुरिये के विचार। गुरिये का कहना है कि प्रचलित ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का विकास पूर्ववर्ती सामंती ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था में हुआ, जो यूरोप में सामान्य रूप से विद्यमान है। भारत में जाति व्यवस्था थी। ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था में 4 वर्ग थे: सरदार, पादरी, स्वतंत्र कृषक और भूदास। जनजातियों पर गुरिये के विचार। गुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। गुरिये ने आत्मसातकरण की नीति के बारे में बताया। प्रोफेसर गुरिये द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नामक पुस्तक में भारत की जनजातियों की समस्त
समस्याओं और उनके समाधान के बारे में चर्चा की है। और गुरिये का मानना है कि जनजातियां हिंदुओं का ही एक भाग है जो कालांतर में पिछड़ता गया। अतः गुरिये आदिम जाति या अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित करते हैं। गुरिये के अनुसार आदिम समाज की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए इन समूहों को अन्य समूहों के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं, जबकि एल्विन वेयर ने आदिम जाति के लोगों के लिए पृथक रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा को पृथक्करण के सिद्धांत के साथ रखा है। गुरिये ने अनुसूचित जातियों के लिए आत्मसातकरण सिद्धांत पर जोर दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि आदिम जातियां हिंदू समाज का ही एक अंग होती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि आदिम जातियों की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्या